तो अभी तक जो अपन ने बोहर का एटॉमिक मॉडल देखा वो हाइड्रोजन एटम के लिए था। तो हाइड्रोजन एटम में क्या था, न्यूक्लियस में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल प्रोटॉन होता था और उसके चारों तरफ जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन घूमता था। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि बोहर का मॉडल है वो बाकी एटम्स का स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन कर सकता है क्या। तो बाकी एटम्स में क्या हुआ भाई, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाएंगे, है ना। फर्स्ट ये तो आप पढ़ चुके हैं कि भाई जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि बोहर का जो मॉडल है वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो यदि किसी एटम में तो उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। पर जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं उनके स्पेक्ट्रम को भी वो एक्सप्लेन कर देता है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या हुए, जैसे हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हुआ हीलियम। ठीक है, अच्छा हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने को मालूम है, और सेंटर में चार्ज जो है वो 2 प्रोटॉन्स हैं सेंटर में न्यूक्लियस में। तो इसमें हम क्या करें, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को यदि सपोज हम आयोनाइज कर दें, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को हम हटा दें तो हीलियम जो है वो सिंगल आयोनाइज्ड एटम रह जाएगा। ठीक है, हीलियम +1, है ना, सिंगल आयोनाइज्ड, एक इलेक्ट्रॉन को हमने हटा दिया तो ये बच गया जो जिसमें न्यूक्लियस में चार्ज हो गया +2 का और एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे लिथियम, लिथियम में क्या है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इनरमोस्ट ऑर्बिट में और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, और सेंटर में चार्ज कितना है, +3 का चार्ज है। तो लिथियम के केस में सपोज हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें, ये है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज कर दें बेसिकली, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, तो क्या बच गया, सेंटर में चार्ज बच गया +3 का और एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो उस लिथियम एटम को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डबल आयोनाइज्ड लिथियम एटम। और इसके आगे की भी मतलब जो बाकी एटम्स भी जो हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर यदि कर दें तो इस तरह के स्ट्रक्चर के जो एटम्स जो बचते हैं उनका स्पेक्ट्रम भी बोहर का मॉडल एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही बच रहा है बट न्यूक्लियस में चार्ज जो है इंक्रीज कर रहा है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स में न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियस के चार्ज को यदि हम Z बोल देते हैं, Z जो है वो न्यूक्लियर चार्ज हो गया। तो देखते हैं जो अपन ने 3 अलग अलग मेन रिलेशंस निकाले थे, है ना, एक रेडियस का निकाला था, एक वेलोसिटी का और एक एनर्जी का। ठीक है, तो न्यूक्लियर में तो न्यूक्लियर चार्ज होने से इन तीनों रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो अपन ने क्या रिलेशंस निकाले थे उसको एक बार लिख लेते हैं। अपन ने हाइड्रोजन एटम्स के लिए, है ना, R, V और E के लिए, nth ऑर्बिट के लिए ये रिलेशंस निकाले थे। इसमें जब हम इसको हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए करते हैं तो केवल ये जो E² वाली जो टर्म है वो चेंज होती है। ठीक है, अच्छा ये E² जो है वो आया कहाँ से था भाई, E² जो है वो इसमें एक E तो स्टैंड करता है जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके लिए, और जो दूसरा E जो स्टैंड करता था वो स्टैंड करता था जो न्यूक्लियर चार्ज के लिए। ठीक है ना, आप उसके डेरिवेशंस को देखें तो आप जैसे पुराने वीडियोस में जाकर के और डेरिवेशंस को देखें तो एक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का है और दूसरा E जो है वो न्यूक्लियर चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज हाइड्रोजन का तो E रहता था, तो इसीलिए E² वाली टर्म आ रही। तो इस केस में न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, Ze हो गया। ठीक है, तो ये टर्म जो E² की जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, बेसिकली Ze² की टर्म बन जाएगी। रेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, रेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको यदि मैं ये 3 लाइन मैंने कर दिया है, इजिकल टू नहीं है, 3 लाइन ये अपन लिख रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ε0 h² अपॉन πm। अच्छा मैं Z को येलो में लिख देता हूँ। ठीक है, E², क्योंकि यही डिफरेंट मतलब चेंज जो है वो यही है। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। किसका लिख देते हैं, ये हो गया E की जगह बेसिकली Z और बाकी सब सेम है।
ठीक है, और एनर्जी लेवल भी लिखें यदि तो माइनस z² e⁴ अपॉन ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस हो गए। अच्छा, इसमें भी जो मेन जो रिलेशंस हैं वो रेडियस और एनर्जी के टर्म्स में हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो रेडियस तो घट जाएगा, ठीक है, और एनर्जी जो है वो नेगेटिव टर्म्स में वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये रेडियस और एनर्जी लेवल वाला जो टर्म है इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में Rn को हम लिख सकते हैं A0, और A0 क्या होता था, A0 0.53 एंगस्ट्रॉम होता था, ठीक है, ये तो अपन निकाल चुके हैं। तो A0 n²/z, ठीक है, ये तो Rn का टर्म हो गया, और En का जो टर्म है वो हो जाएगा -13.6 z²/n², ठीक है। ये बेसिकली इन एक्सप्रेशंस का शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब आप किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं। तो जैसे सपोज हीलियम के लिए हम निकालें, हीलियम +1 के लिए निकाल रहे हैं बेसिकली, तो हीलियम +1 में यदि उसका रेडियस निकालते हैं लोअर मोस्ट ऑर्बिट का, तो रेडियस जो है बेसिकली हीलियम के केस में z कितना है, z मतलब न्यूक्लियर चार्ज, z जो है वो 2 है, ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टेट का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, A0/2, दिख रहा है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, अब इसका रेडियस और जो एनर्जी लेवल है वो 1-2 ऑर्बिट्स के लिए हाइड्रोजन का और हीलियम का एक बार कंपेयर करके देखते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन ले लिया और हीलियम, तो हीलियम जो है हीलियम +1 वाला ले रहे हैं अपन, हाइड्रोजन लाइक एटम जो है ना, उसका ले रहे हैं। तो यदि Rn हम कंपेयर करते हैं n = 1, तो n = 1 पे हाइड्रोजन का कितना है, A0, ठीक है, और n = 1 पे इसका कितना हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा, ठीक है। n = 2, बेसिकली इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 4A0 है, यहाँ पे 2A0 हो जाएगा, ठीक है। z आ रहा है नीचे, तो रेडियस जो है रिड्यूस हो गया, एक्सपेक्टेड भी है, न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होगा तो रेडियस रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी लेवल देखें, एनर्जी लेवल ज़्यादा वेरी कर रहा है क्योंकि z² की टर्म है, ठीक है। तो n = 1 पे ग्राउंड लेवल पे हाइड्रोजन में क्या लेवल होता था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13.6 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें z = 2 है, z = 2, और इसमें z = 1, ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो जाएगा, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। n = 2, n = 2 में ये लेवल कितना होता था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये यहाँ पे हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर उसके बाद में आप स्पेक्ट्रल लाइंस भी निकाल सकते हैं, है ना, लाइमन सीरीज की या बामर सीरीज की। बाकी तो रेस्ट तो है ना एग्जैक्टली सेम है। वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी हो किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की, तो वो जैसे हाइड्रोजन के केस में अपन करते थे वो इसके हाइड्रोजन लाइक एटम के केस में भी कर सकते हैं, ठीक है।